चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। हाँ, लाइट जलाएंगे वहां से सारी। तो लास्ट लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट किया था हमने। डॉट प्रोडक्ट इज द स्पेशल प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। बात हुई थी दो तरीके से वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक तरीके का नाम है डॉट प्रोडक्ट, दूसरे तरीके का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है क्योंकि उसकी डेफिनेशन में जो रिजल्ट निकलता है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से, वो एक स्केलर क्वांटिटी उसका रिजल्ट निकलती है। तो डेफिनेशन क्या थी बेटा डॉट प्रोडक्ट की? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात हुई थी ये। मैं इसको बहुत बार केवल ए बी कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, मतलब मॉड वगैरह ना लिखना चाहूं तो उसका भी मतलब मॉड ही है। नाउ कल की क्लास में हमने सीखा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, इसका ये मतलब है कि कॉस थीटा जीरो है, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है? 90 डिग्री। याद है? बट इस फॉर्मूले का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है थीटा की वैल्यू का पता करना। थीटा की वैल्यू का पता करना। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखूं अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। कॉस थीटा को एक तरफ रखूं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा बेटा ये फॉर्मूला? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी बन जाएगा ना ये। तो ये फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है। बेसिक डेफिनेशन तो है ही ऑब्वियसली। बेसिक डेफिनेशन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between the two vector। बट इसी डेफिनेशन से दूसरा एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे जब ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिए होंगे और मुझे उन वेक्टर्स के बीच का आपस में क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। डायग्राम नहीं बनाया होगा, मेरे को केवल वेक्टर लिख के दिया होगा। डायग्राम बना दिया तो एंगल दिख ही जाएगा, बट हमेशा डायग्राम नहीं बना होगा ना बेटा वेक्टर्स का। हमेशा डायग्राम नहीं बनेगा वेक्टर्स का। बहुत बार क्या होगा, मुझे केवल लिख के दिया होगा कि भाई ए वेक्टर इज इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप प्लस इतना के कैप, या बी वेक्टर इज इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप प्लस इतना के कैप, और फिर मुझे उन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालने की जरूरत है? एंगल। तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा बेटा? ये वाले फॉर्मूले का। cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस फॉर्मूले का एक दूसरा और फॉर्म अगर ध्यान से समझें आप, तो ये है, मान लेते हैं ए वेक्टर, और ये है मान लेते हैं बी वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। किस अरेंजमेंट में अरेंज किया है बेटा मैंने अभी इनको? किस अरेंजमेंट में अरेंज किया है? पैरेललोग्राम लॉ। तो यही एंगल बिटवीन द वेक्टर दिख रहा है, दिस इज थीटा, दिस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर? ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर? बी कॉस थीटा। कंपोनेंट लेना सिखाया था बेटा पिछले वीक में। बी वेक्टर का एक कंपोनेंट ए के अलोंग आएगा, एक ए के परपेंडिकुलर आएगा। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर? बी कॉस थीटा।
है। एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर? व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बेटा? ए का कॉस थीटा ना, ए का कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे पूछा जाए, पूछेगा ऐसा कभी सवालों में, व्हाट इज कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर? व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर? बी cos theta, which can be written equal to b cos theta can be written equal to a vector dot b vector upon a वेक्टर डॉट बी वेक्टर को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? याद करिए, a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर a से डिवाइड कर दिया तो बचा क्या? b cos थीटा। व्हाट इज b cos थीटा? व्हाट इज b cos थीटा? कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर along a वेक्टर ना, component of b vector along a vector. Now what will be component of a vector along b vector? What will be component of a vector along b vector? a cos theta। क्या लिख सकते हैं बेटा a cos theta को, कोई बताएगा? a vector dot b vector upon b, a vector dot b vector upon b। हाँ भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई अभी तक? अब इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं बेटा। फॉर्मूले याद हुए? ये फॉर्मूले याद हुए? ऑब्वियसली बेसिक फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, फिर उसी से रिलेटेड एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एंगल इन वेक्टर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और फिर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर पता करने का फॉर्मूला। अगर मैंने नाम बदल दिए, चलिए नाम बदलते हैं, पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है, ठीक है, पी वेक्टर है, पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ, अच्छा व्हाट इज एंगल इन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर? बोलिए। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर? डॉट प्रोडक्ट में। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन क्यू। अब इसी में कंफ्यूजन होता है, अपॉन में पी है या क्यू है। ध्यान से सुनिए, पूछा क्या गया है, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग क्यू वेक्टर? तो दिमाग में सोचिए पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा कैसे आ सकता है? पी डॉट क्यू आएगा पी क्यू कॉस थीटा, तो डिवाइड किससे करूं उसको? क्यू से। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर अलोंग पी वेक्टर? क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। बात कुछ घुसी दिमाग में? एक ही फॉर्मूला है बेटा, बस उसी को तोड़ तोड़ मरोड़ रहे हैं ना हम, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं सेम फॉर्मूले को। फॉर्मूला वही है जो पिछली क्लास में पढ़ा था, बस उसी को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे ये प्रॉब्लम हो गई थी, कहां तक हुआ था? ये स्टार्ट करना है। हाँ, ये हो गया था क्या इसका? ये भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, नहीं ये भी नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा है बेटा मुझे, देख रहे हैं क्या दे रखा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर बोलिए, मुंह से बोलिए अपने, 2i माइनस 2j माइनस k कैप, ठीक हो गया। बी वेक्टर भी दे रखा है i प्लस j कैप। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा मान लेता हूं उनके बीच का एंगल। फॉर्मूला बोलेगा कोई?
फॉर्मूला बोलिए, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब जल्दी पुट करना शुरू करिए। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था कल की क्लास में। आई कैप जे कैप के कैप में अगर वेक्टर दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जे कैप वाले को जे कैप वाले से, के कैप वाले को के कैप वाले से। बताइए, न्यूमरेटर बोलना शुरू करिए बेटा, न्यूमरेटर बोलना शुरू करिए। 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 0 0। अच्छा, ये तो 0 ही आ गया था ना, तो 0 ही आ गया था। मतलब एंगल कितना है उनके बीच का? 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये तो हो गया था कल आई थिंक। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बोले या कंपोनेंट बोले, दोनों एक ही बात होती है बेटा। प्रोजेक्शन बोलना या कंपोनेंट बोलना एक ही बात होती है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। पहली बात, रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब एडिशन। तो बताइए, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? और उसे सी वेक्टर बोल दूं, क्या हो गया सी वेक्टर? बोलिए जल्दी, सी वेक्टर क्या हो गया? अरे मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूँ, सी वेक्टर पूछ रहा हूँ। क्या अभी मैंने मॉड ऑफ सी वेक्टर पूछा? नहीं, सी वेक्टर। बताइए सी वेक्टर। भाई आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड करेंगे, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ। बताइए, 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक हो गया। हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। एक्चुअली यही तो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ये है ना, 3 आई कैप। अच्छा, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस? -1, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 1 का है। एंड व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन जेड डायरेक्शन? वो भी -1 है। ये तो इजीली दिख रहा है, लेकिन कभी किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं हमेशा एक्स वाई और जेड वाई पूछे ना वो, क्योंकि एक्स वाई जेड में तो करना इजी है। अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप में पता है वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, कुछ होगा जैसे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, तो इसका x कंपोनेंट इज x1, y कंपोनेंट इज y1। बट अगर वो मुझसे एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग पूछ लेगा, मतलब याला ए वेक्टर होगा और याला बी वेक्टर होगा, मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ लेगा बी वेक्टर पे, अगर इनके बीच का एंगल ये थीटा है, तो व्हाट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर? बताएगा कोई? अभी अभी थियरी कवर की हमने इसकी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इट इज ए कॉस थीटा, बट मुझे कॉस थीटा नहीं निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मिल जाएगा। समझे क्या? समझे क्या? हाँ। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। देख रहे हैं इस बार? तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप कुछ ऐसा दिख सकता है, 2,3, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है फॉर एग्जाम्पल ये, और आई कैप प्लस जे कैप मेरा इस डायरेक्शन में वेक्टर है। मुझे ये वाला वेक्टर विच इज स्मॉल ए वेक्टर विच इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका इस वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना है। इसको बी वेक्टर बोल देता हूं, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर के अलॉन्ग। प्लीज जल्दी बताइए बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर? √2। अब तक देखना आ जाना चाहिए।
कर चुके हैं बेटा, 2-3 बार 3-4 बार कर चुके हैं. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन व्हेन इट इज गिवन इन आई कैप जे कैप फॉर्म? रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर? दिख रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2. ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है मुझे अभी. हाँ बोलिए बेटा. तो ए वेक्टर पैरेलल, तो ए along B, A along B, या A projection of A along B, A along B, it will be what beta? A vector dot B vector upon B. upon B ना, A नहीं, upon B. प्लीज बोलिए A dot B, A dot B बोलिए जल्दी से बेटा, आंखों से देख के दिख रहा है साफ साफ. व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? जल्दी 2+3 कैसे निकालना है? डॉट प्रोडक्ट आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से. कितना आ गया बेटा? 2+3 5 डिवाइडेड बाई व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? √2. तो आंसर क्या हो गया? 5/√2. बढ़ो आगे, आगे बढ़ू. बढ़ो आगे. नेक्स्ट, 3 vectors A vector, B vector and C vector are such that A vector is B vector plus C vector and their magnitudes are in the ratio 5:4:3 respectively. 5-4-3. बड़ा ही अच्छा नंबर दें. 3-4-5 क्या खासियत होती है 3-4-5 की? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं डेटा को देख के तो आप मुश्किल से 10 सेकंड में इस सवाल को कर सकते हैं. चलो एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा. बोल रहा है ए वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. 5-4-3 पक्का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा. ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं अगर, उसमें से सबसे बड़ी साइड 5 लेंथ की होगी, एक साइड 3 की होगी, एक साइड 4 की होगी. तो इनमें से कौन सा वेक्टर क्या है? तो ये वाला ए है ना, ए का मैग्नीट्यूड 5 है. और बी कौन सा वाला है? बी का रिस्पेक्टिवली वर्ड कौन सा समझते हैं ना? ए वाला 5, बी वाला 4. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये वाला सी वेक्टर है. बिना कैलकुलेशन के आप देख सकते हैं कि डायग्राम अच्छे से बना के व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर. ये है ना एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर. क्या ये एंगल की वैल्यू बता सकते हैं मुझे जल्दी से? क्योंकि ये पक्का 90 डिग्री होने वाला है. तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा? ये वाला एंगल कितना हो गया? अरे 3-4-5 राइट एंगल ट्रायंगल. बाप रे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी बेसिक मैथ में. वहाँ जो स्पेशल एंगल आपने अभी तक 10th में पढ़े हैं, उसके अलावा 2 और स्पेशल एंगल्स की बात हुई थी. कौन से 2 और स्पेशल एंगल्स की बात हुई थी? 37 एंड 53. ये वाला कौन सा एंगल है? 37 या 53? स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के एंगल होते हैं ना 37 एंड 53. 5 के सामने वाला एंगल 90, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल. ये वाला एंगल 4 के सामने है, 4 के अपोजिट है या 3 के अपोजिट है? 4 के अपोजिट. तो ये 37 होगा या 53 होगा? 53 ना, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल. तो ये वाला एंगल होगा 53 और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? 37. तो आंसर क्या हो गया हमारे सवाल का? आंसर क्या हो गया हमारे सवाल का? 53 डिग्री. नेक्स्ट, A vector and B vector are two non-collinear unit vectors. मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब A वेक्टर और B वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. यही तो मतलब हुआ. तो बोल रहा है मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज √3. क्या जल्दी से एंगल निकाल सकते हैं वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का इस इंफॉर्मेशन से? एक बार एंगल मिला, अब वो पूछ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट
2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। इसको अगर एक्सपैंड कर दूं तो मैं बोल सकता हूं a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक हो गया? ध्यान से देखेंगे ये ना। जब a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, अच्छा पहले एंगल बताइए a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जल्दी से, ये तो पुरानी नॉलेज से मिल जाएगा। कितना? 60, 90, 120 या कुछ और? 60। अगर आपको याद है जो कराया था स्पेशल सिचुएशन, 3 स्पेशल सिचुएशन, उनमें से एक स्पेशल सिचुएशन है ये, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट √3 टाइम्स आए इंडिविजुअल वेक्टर के। ऐसा कब होता है? जब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। √2 टाइम्स आए तो 90 और बराबर आए उसके तो 120। याद है? याद नहीं है तो बेसिक लगाइए फिर। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैन बी रिटन इक्वल टू, बोलिए रूट ऑफ, बोलना शुरू करिए, ए स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ही 1 है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू √3। स्क्वायरिंग कर दूं तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अरेंज कर दूं तो कॉस थीटा आ गया 3 माइनस 2 1/2। इस एंगल के लिए कॉस थीटा 1/2 होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। ऐसे याद याद होनी चाहिए बात। नाउ अब आए जो कैलकुलेट करना है, व्हाट इज ए डॉट ए, क्योंकि ये 2 तो नंबर है, 2 तो बाहर आ जाएगा। जब एक वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो वो आ जाता है व्हाट इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। क्यों भाई? जरा समझिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। जब ए वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, मतलब कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो इज व्हाट बेटा? 1। मतलब ए डॉट ए इज व्हाट बेटा? मॉड ए का स्क्वायर। यहां पर तो मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है मुझे, तो ये 2 बच गया, ए डॉट ए की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी और माइनस बी डॉट 2a है, उसको मैं 2a डॉट बी भी लिख सकता हूं। डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। आगे हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में लेकिन ऐसा होता है। प्लीज बोलिए बेटा, ए डॉट बी माइनस 2 टाइम्स बी डॉट ए, क्या लिख सकता हूं इसको? माइनस ए डॉट बी लिख सकता हूं, माइनस ए डॉट बी लिख सकता हूं ना। अरे ए डॉट बी कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस बी डॉट बी, क्या हो जाएगा बेटा? बी डॉट बी, बी डॉट बी क्या हो जाएगा? बी डॉट बी इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर विच इज 1। क्या हो गया बेटा? ये 2 माइनस, अब ए डॉट बी निकालना शुरू करें। ए डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? 60 डिग्री। इट इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस 1। क्या आ गया बेटा आंसर? 2 माइनस 1/2 माइनस 1 इज 1 माइनस 1/2। फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 1। आया? नोट किया ये? करिए जल्दी।
हुआ बेटा ये? आगे बढ़ेंगे। एक एक टर्म है, ये मैथमेटिकल टर्म है, नाम है इसका डायरेक्शन कोसाइंस। मैथ्स जिनका सब्जेक्ट है वो इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D का चैप्टर होता है जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। बट जिनका मैथ नहीं भी है उनको अभी से इसका मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग क्या है? किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। फॉर एग्जाम्पल तीनों एक्सिस हैं ऐसे करके। नाउ कोई 3D वेक्टर है, इमेजिन कर सकते हैं 3D वेक्टर जैसे z वैसे ऐसे नहीं है, ये एक्चुअली z क्या है? प्लेन के बाहर है। तो कोई 3D वेक्टर अगर इमेजिन करें आप, तो x एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, y एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगा और z एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगा ना। जैसे कोई वेक्टर इमेजिन करें आप ऐसे करके, तो ये x एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से इतना और z एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा। जैसे मैं अगर थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये मेरा वेक्टर है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये x एक्सिस से एंगल बना रहा है फॉर एग्जांपल अल्फा, y एक्सिस से एंगल बना रहा है फॉर एग्जांपल बीटा और z एक्सिस से एंगल बना रहा है फॉर एग्जांपल गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा किस एक्सिस से एंगल बन रहा है बेटा? किस एक्सिस से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। बीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस से और गामा अलग अलग हो सकते हैं एंगल्स, हो सकते हैं कभी सेम भी हो सकते हैं, दो सेम हो जाएं एक अलग हो जाए, कभी स्पेशल केस में तीनों भी सेम हो सकते हैं। व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस: cos alpha, cos beta, cos gamma. These are called what? Direction cosines. Cos of angle made by a vector with x, y and z axis are called what? Direction cosines. देखेंगे क्या? What are direction cosines? Cos of angle made by a given vector. Cos of angle made by a given vector with cos of angle made by given vector with positive x, y and z axis and cos of angle made by a given vector with positive x, y and z axis are called what? Direction cosine. ठीक है। जैसे मैं एक वेक्टर बोल रहा हूं ऐसे ही, जनरली ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस फॉर एग्जांपल प्लस k कैप। ये एक वेक्टर है, ठीक है, 3D वेक्टर है। क्या कोई मुझे बताएगा हाउ मच एंगल इज मेड बाय दिस वेक्टर? हाउ मच एंगल इज मेड बाय दिस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से एंगल बताना है तो मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूं आई कैप। बी वेक्टर क्या मान लूं? आई कैप मान सकता हूं। जो एंगल इसके और इसके बीच होगा वही तो एक्स एक्सिस से एंगल है इसका, वो एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं। तो बोलिए बेटा कॉस अल्फा का फॉर्मूला, बोलना शुरू करिए। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप
प्लस के कैप डॉट आई कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलिए जल्दी से, जल्दी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग, आधे लोग तो देखते ही नहीं है। क्या है इसका मैग्नीट्यूड? आधे लोग सोच भी नहीं रहे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का? बोलिए बेटा मुंह से, मुझे बोलते हुए देखना है आपको। बेटा अगर ऐसा ही करना है आपको तो जैसे घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हैं ना बाकी बच्चे क्लास, वैसे भी आप घर पे बैठ के अटेंड करिए। अगर क्लास में आके आपको बोलना नहीं है कुछ तो आराम से सोफे पे बैठिए और घर से अटेंड करिए। क्या दिक्कत है? आना जाने का टाइम भी बचेगा। वही तो कर रहे हैं ना ऑनलाइन वाले। क्लास में आने का फायदा क्या है कि आप इंटरेक्ट करें, बोलें। अब जैसे वो चुपचाप बैठे वैसे आप भी चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले जैसे चुपचाप बैठे हैं, बस सुने जा रहे हैं। तुम्हें कितना सुना कितना नहीं सुना पता भी नहीं है, उनको खुद भी नहीं पता कि कितना दिमाग में गया, वो नहीं पता। तो क्लास में आने का फायदा क्या है अगर बोलेंगे ही नहीं? जब कोई फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला मुंह से बोलिए। क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्यों माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया? रूट 14 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1। डॉट प्रोडक्ट किया तो न्यूमरेटर में केवल आई कैप ही है, तो क्या आया 2/√14। तो कॉस अल्फा आ गया 2/√14। समझ रहे हैं? होगा कोई एंगल? सुंदर एंगल तो नहीं है। सुंदर एंगल मतलब जिनके कॉस की वैल्यूज हमें पता होती हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री। इनमें से कोई नहीं है। होगा जो भी होगा। अब इसी को दिखाने का दूसरा तरीका है इनवर्स ऑफ द फंक्शन से, जिसको ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर कॉस अल्फा लिखा हुआ है 2/√14 तो अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? कॉस इनवर्स 2/√14। ITF मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा, बट इतना लिखना आना चाहिए। पहले भी बताया बेटा मैंने। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 एक एंगल है ना। कितना? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 45 डिग्री का एंगल है बेटा। कॉस इनवर्स ऑफ 0 90 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ 1 0। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 30 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 37 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 53 डिग्री। बट ये उनमें से कुछ भी नहीं है। होगा कुछ, जो भी होगा एंगल। दूसरा जे कैप मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल बताना अब हमको इसका। वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगा ये, तो उसके लिए सी वेक्टर ले लेता हूं जे कैप ना, और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेता हूं। यही तो हो जाएगा ए वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल। वाई एक्सिस के अलोंग का वेक्टर जे कैप ले लिया मैंने। प्लीज बोलिए बेटा कॉस बीटा, बोलना शुरू करिए। कॉस बीटा, कॉस बीटा, हाँ कॉस बीटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप डॉट j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। कितना है? √14 इंटू 1। प्लीज बोलिए न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट बोलिए बेटा, -3 डिवाइडेड बाई √14। मतलब बीटा इज कॉस इनवर्स
-3/√14। मतलब क्या हुआ, नेगेटिव कॉस की वैल्यू निकल के आई है। इसका मतलब ये एंगल एक्यूट नहीं है, ये एंगल पक्का क्या है, ऑब्ट्यूस है। नेगेटिव कोसाइन होता है कब है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मतलब ये एंगल, अच्छा इससे पहले वाला कैसा था, एक्यूट था ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई थी उसके कॉस की, नेगेटिव वैल्यू आई मतलब कैसा, कैसा एंगल है बेटा, ऑब्ट्यूस। ये समझ रहे हैं क्या। अब जल्दी से जेड से भी निकाल दीजिए, जेड से तो डी वेक्टर ले लेता हूं के कैप, और ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लूं, कॉस गामा। बोलिए बेटा, कॉस गामा, कॉस गामा करेंगे तो दिस डॉट के कैप, जब इसको के कैप से डॉट करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई √14 तो एज इट इज है, तो क्या हो गया 1/√14। या गामा कैन बी रिटर्न इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√14। हाँ भाई, यही बात समझ में है। अब जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप ध्यान से देखें, ये कुछ भी होता है एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कॉस अल्फा हमेशा आता एक्स अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। आता नहीं आता। कॉस बीटा क्या आता, y अपॉन √(x² प्लस y² प्लस z²। कॉस गामा क्या आता, z अपॉन √(x² प्लस y² प्लस z²। आता नहीं आता। अगर ये कोई जनरल वेक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल दिस ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, then what is cos alpha, cos alpha is this dot i cap। जब इसको आई कैप से डॉट करता तो एक्स ही बचता ना, केवल आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करता, जे कैप का तो है ही नहीं दूसरे में टर्म, तो एक्स अपॉन डिवाइडेड बाय √(x² प्लस y² प्लस z²। कॉस बीटा बोलेगा बेटा कोई, y अपॉन √(x² प्लस y² प्लस z²। और कॉस गामा z अपॉन √(x² प्लस y² प्लस z²। अगर आप ध्यान से देखें इन तीनों फॉर्मूलों को, और अगर इसको एक सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, जैसे अगर आप ध्यान से देखें आरएचएस में, यहाँ x है या y है या z है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं इसकी तीनों की और ऐड कर दूं तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, 1। देखिए ध्यान से, x² अपॉन दिस प्लस y² अपॉन दिस प्लस z² अपॉन दिस, डिनोमिनेटर तो एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर में भी आ गया x² प्लस y² प्लस z²। मतलब आरएचएस में क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके 1। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1। समझे क्या, मजे की बात क्या है, ये एक रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। 12th क्लास में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। मजे की बात है, किसी भी वेक्टर के लिए ट्रू है। मतलब अगर मैं एक वेक्टर लूँ ऐसे, उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उसके कोसाइन का स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उसके कोसाइन का स्क्वायर, और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा उसके कोसाइन का स्क्वायर, तीनों एंगल्स के कोसाइन के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वो ओरिजिन है, ठीक है, वो ओरिजिन है, ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बन रहा है और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बन रहा है। मजे की बात क्या है, कैसा भी वेक्टर हो, कैसा भी वेक्टर हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। कोई भी वेक्टर हो, इट डजेंट मैटर। जनरल के लिए प्रूव कर दिया ना आपने, एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो। पढ़ो आगे।
चलिए बताएंगे बेटा। पी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी वेक्टर। बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, बोलिए सबसे पहले निकाल के रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, बोलिए 13 आया, 13 निकालिए। अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आया 13, रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144, दिस इज रूट ऑफ 169, दिस इज 30। दिख रहा है? तो अब वो बोल रहा है डायरेक्शन को साइन ऑफ पी, तो कॉस अल्फा, याद है कॉस अल्फा? कॉस अल्फा होता था x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। x कितना है बेटा यहाँ 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 13, मतलब एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है मेरा ये वाला वेक्टर, कॉस इनवर्स 3/13, कॉस जो भी होगा वो एंगल एक्यूट है पक्का। दूसरा कॉस बीटा, बोलिए बेटा कॉस बीटा, जो जे कैप का कंपोनेंट है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4/13, एंड कॉस गामा, बोलिए बेटा कॉस गामा 12/13। क्लियर है? फाइंड द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ये तो इजी है, क्योंकि अगर आप आई कैप प्लस जे कैप को सोचें 2D वेक्टर है, तो आप सिंपली एक्स और वाई में अगर आई कैप जे कैप सोचें तो ऐसे बीचों बीच जा रहा होगा 1,1, मतलब कितना एंगल बन रहा होगा इससे ये, अगर ये आई कैप प्लस जे कैप है बेटा, तो ये ट्रायंगल वन लेंथ, मतलब ये साइड 1 की है, ये साइड 1 की है, तो बताएगा मुझे अल्फा कितना बन रहा होगा 45 डिग्री। नजर आ रहा है साफ साफ, अल्फा होगा 45 डिग्री, और बीटा भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगा। लेकिन लेकिन हमेशा इतनी आसानी से दिख पाए एंगल, ऐसा जरूरी है क्या? जैसे अगला सवाल, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय दिस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो ये मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, ऐसे करके आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, कितना बना रहा है वाई एक्सिस से, और कितना बना रहा है जेड एक्सिस से, बताइए जल्दी। इजी है, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को ही तो कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं उसका, और फिर वाई एक्सिस से बनने वाले एंगल को कितना आया, तीनों ही बराबर आएंगे, कितना आया कॉस इनवर्स, बोलिए पूरा बोलिए कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, जो भी वो एंगल होगा। तो भाई एक्स, इसका मॉड निकाल के रख लेंगे सबसे पहले, ये मॉड कितना हो गया बेटा इसका √3, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, तो उसके लिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो यह 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा कॉस इनवर्स 1/√3। इस बार 45 डिग्री एंगल बन रहा है नहीं, कॉस बीटा बताइए सिमिलरली, वो भी यही होगा, कॉस गामा भी हाँ। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। तो शुरू करते हैं कहानी।
इसकी सेकंड तरीके का मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स, दूसरे तरीके का मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उससे नया वेक्टर मिलेगा सी। अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उससे एक नया वेक्टर मिलेगा सी। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी? मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकल के आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था? डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था? कॉस थीटा, और यहां क्या आया? साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक हो गया। बट सी इज ऑल्सो अ वेक्टर, सी इज ऑल्सो अ वेक्टर, सी एक वेक्टर है, सी इज ऑल्सो अ वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड तो है, साथ में क्या होनी पड़ेगी? और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है सी वेक्टर की? जिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसके लिए जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल जरा समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल बोलता है अपना राइट हैंड लीजिए। अब यहां पर क्या है? ऑर्डर मैटर करता है, देखेंगे आप। ए क्रॉस बी में ए इज फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज सेकेंड वेक्टर। वहीं जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो फर्स्ट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? बी, और सेकेंड वेक्टर हो जाएगा ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, एंड डायरेक्शन हैज टू बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? जैसे ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। मैं पता करना चाहता हूं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है। मैंने इसी प्लेन में ड्रॉ की है, इनके बीच का एंगल है ये। तो बी क्रॉस ए, क्या करिए? वेक्टर्स को पहले तो पैरेललोग्राम लॉ में रखिए, सबकी टेल एक जगह, ये नहीं करेंगे यूज, हटिया है ये। तो किस अरेंजमेंट में अरेंज किया मैंने वेक्टर्स को? पैरेललोग्राम लॉ। फिर तरीका ये है, राइट हैंड लीजिए, जो लेफ्टी है वो भी राइट हैंड ही लेंगे। तो प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along first vector, then curl through second vector, then curl towards second vector to smallest possible angle। क्योंकि एक एंगल ऐसा भी हो सकता है ना, तो आप बोलेंगे ये ऐसा आ रहा है, नहीं, कौन से एंगल से ट्विस्ट करना है अपने हाथ को? छोटे एंगल्स। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, then place fingers of right hand along first vector, curl through smaller angle towards second vector, then thumb points in the direction of क्रॉस प्रोडक्ट। हम किसके डायरेक्शन में? क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूं, लिखेंगे। अच्छा, और क्या होगा? अभी डायरेक्शन 2D से आगे जाने वाली है, तो मैं कुछ सिंबल्स यूज करूंगा डायरेक्शंस के लिए। पहला सिंबल है क्रॉस,
क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। क्रॉस मतलब कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है? और अगला होता है डॉट। डॉट का मतलब आउटसाइड द प्लेन, कमिंग आउटसाइड द प्लेन। अब ये कैसे ध्यान रखेंगे? कभी कभी इसमें गलतियां होती है बेटा। क्रॉस और डॉट में गलती होती है कि कौन सा क्या मीन करता है। क्रॉस का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है, इसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं आप। तो मैं एक सिंपल सी एक एनालॉजी बताऊंगा जिससे आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि क्रॉस क्या होता है और डॉट क्या होता है। तो इमेजिन करिए डार्ट्स। खेला कभी डार्ट्स का गेम? देखे हैं डार्ट्स? डार्ट्स का एक एंड पॉइंटेड होता है और पीछे का एंड थोड़ा मोटा वगैरह हो सकता है, लेकिन एक एंड उसका पॉइंटेड होता है। तो क्या बोलते हैं? हम्म ये क्या है? डार्ट। डार्ट है ना? नाउ अगर डार्ट आपकी तरफ आ रहा हो, ये ऑब्जर्वर है, आपकी तरफ आ रहा हो, तो आपको क्या दिखेगा? डॉट, मतलब सामने वाला डॉट दिखेगा या पीछे वाले फेदर दिखेंगे? डॉट दिखेगा। यहाँ फेदर्स वगैरह प्रेजेंट है ना, यहाँ फेदर समझते हैं डार्ट के? डार्ट में फेदर्स होते हैं। तो आपको जब डार्ट आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको क्या दिखेगा? डॉट। वहीं जब यही डार्ट जब यही डार्ट आपसे दूर जा रहा होगा तब आपको क्या दिखेंगे? यहां से देख रहे हैं आप, तब आपको क्या दिखेंगे बेटा? फेदर्स। फेदर्स दिखना मतलब ऐसे क्रॉस दिखना, फेदर्स होंगे ना बहुत सारे। और डॉट दिखने का मतलब पॉइंटेड एज दिखना। अब अपने पेपर में देखिए, पेपर में देखिए, पेपर में जो भी आप ड्रॉ करने वाले हैं, पेपर के प्लेन से बाहर अगर आएगा वेक्टर तो आप उसको कैसे दिखाएंगे? डॉट से या क्रॉस से? डॉट। वहीं प्लेन के अंदर जा रहा होगा वेक्टर तो कैसे दिखाएंगे उसको? ये समझे? डॉट क्रॉस। डॉट क्रॉस समझे क्या? तो हाउ इज वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइंड बेटा? कैसे डिफाइंड है वेक्टर प्रोडक्ट? डेफिनेशन क्या है वेक्टर प्रोडक्ट की? कि भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव अ न्यू वेक्टर। एक नया वेक्टर मिलेगा उनसे, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एक नया वेक्टर मिलेगा। और जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। और हम डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे उस नए वेक्टर की? टैन थीटा। सॉरी, कैसे? राइट हैंड थंब रूल लिखेंगे। राइट हैंड थंब रूल पूरा कंप्लीट लिखिए। राइट हैंड थंब रूल, प्लेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, प्लेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड place fingers of right hand along first vector. Place fingers of right hand along first vector, comma, then curl through, smaller angle, towards second vector. और ये सब पैरेललोग्राम अरेंजमेंट में चल रहा है, ट्रायंगल में नहीं। सब कुछ किस में चल रहा है? ये पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट में। याद है हमने एडिशन भी उसी में किया, सब्ट्रैक्शन भी उसी में किया, मल्टीप्लिकेशन भी उसी में कर रहे हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट भी उसी में किया। ठीक है, ज्यादा बेटर है ना? क्या क्या बोला मैंने? एंड कर्ल थ्रू स्मॉलर एंगल टुवर्ड सेकंड वेक्टर, देन thumb points in the direction of cross product vector, then thumb points in the direction of, then thumb
points in the direction of cross product vector. Then thumb points in the direction of cross product vector. Then thumb points in the direction of cross product vector. और डॉट और क्रॉस समझे बेटा? समझे? तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यहीं पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था वर्क का, याद है आपको? याद है? वर्क होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम इसको जब आएगा चैप्टर, लेकिन अभी मैं जस्ट एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने। पता नहीं कितने लोगों ने देखा है नहीं देखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला है व्हाट इज टाउ? ग्रीक लेटर टाउ स्टैंड्स फॉर टॉर्क। R is position vector of force and F vector is force vector. क्या होता है डिटेल में करेंगे बाद में जब रोटेशन आएगा, बट अभी मैं ये समझा रहा हूं एज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे होता क्या है, अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, यहां हिंज्ड है, फॉर एग्जांपल आपने फोर्स लगाई है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, फोर्स ऐसी लगी आर वेक्टर इधर को, है ना? आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? ये थीटा। बेटा अगर एफ 0 होता, मतलब एफ वेक्टर भी राइट साइड को होता, तो इस फोर्स की वजह से कोई ट्विस्टिंग कॉज नहीं हो पाती। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इमेजिन करिए आर वेक्टर और एफ वेक्टर पैरेलल हैं अगर एक दूसरे के, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा? अगर आर वेक्टर और एफ वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो क्या होगा? कोई ट्विस्टिंग नहीं हो पाएगी। वहीं आर वेक्टर और एफ वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो ट्विस्टिंग होगी नहीं होगी? ट्विस्टिंग होगी। मतलब जितना बड़ा एंगल उतनी ज्यादा ट्विस्टिंग। मतलब ट्विस्टिंग एफ के कॉस थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी, बट किस पर डिपेंड करेगी? एफ के साइन थीटा पे। पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला फोर्स ट्विस्टिंग कॉज कराएगा, बट उसके पैरेलल वाला फोर्स ट्विस्टिंग कॉज नहीं कराएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क सिंपली हो गया आर इंटू नॉट एफ, आर इंटू एफ नहीं, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। दिख रहा है? दूसरी डायरेक्शन, अगर आप थोड़ा इमेजिन करें बेटा, एफ साइन थीटा इधर लगेगा तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करने वाला है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करने वाला है। तो उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं कैसे दिखा सकता हूं? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल। पहला वेक्टर कौन सा है? आर। यहां ऑर्डर मैटर करता है बेटा। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसे नहीं करेंगे ना, आर वेक्टर छोटे एंगल से कर्ल करेंगे, देन थंब इज पॉइंटिंग इन आउटसाइड डायरेक्शन, मतलब टॉर्क इज इन आउटसाइड डायरेक्शन। समझे क्या? समझे? एक ही एग्जांपल ले रहा हूं अभी, ज्यादा नहीं, वैसे आगे जाके आते रहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट के अलग अलग फॉर्मूले आते रहेंगे। पढ़ो आगे। पढ़ू क्या? जैसे बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूनिट वेक्टर। जैसे डॉट प्रोडक्ट याद करिए, व्हाट वाज आई डॉट आई 1, व्हाट वाज जे डॉट जे, व्हाट वाज के डॉट के, व्हाट वाज आई डॉट जे 0, व्हाट वाज आई डॉट के 0, व्हाट वाज जे डॉट के 0। अब इसी तरीके की बात हम यहां करने जा रहे हैं। ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स, प्लेन के बाहर है z, इमेजिन कर पा रहे हैं, डॉट से दिखाया मैंने, प्लेन से बाहर है z। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई एक्सिस के जे कैप। हाँ भाई, व्हाट विल बी, अच्छा उससे पहले बताइए व्हाट विल बी आई क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, आई कैप क्रॉस जे कैप इज 1 ना, नहीं क्या? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ गया? 1 मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे? आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना चाह रहा हूं, तो प्लेस द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर, देन कर्ल थ्रू स्मॉलर एंगल टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, then thumb points in the direction of cross product. So I cap cross j cap is equal to 1 into 1 into sine of 90 degree. समझ रहे हैं ना? Sine of 90 degree is also 1. बट ये किस डायरेक्शन में है? ये क्या, केवल मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन से ही मतलब है ना बेटा हमको। तो ये आ गया के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। हाँ भाई, फिर आया आई क्रॉस आई तो 0, जे क्रॉस जे भी पक्का क्या होगा? 0। तो यहां अगर करना शुरू करूं, जे क्रॉस आई इक्वल टू, नहीं जे क्रॉस आई तो ठीक है, आई क्रॉस जे तो हो गया, जे क्रॉस आई सेम ही मैग्नीट्यूड होगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा जे क्रॉस आई का। जरा बताइए, आई क्रॉस जे हो गया, जे आई क्रॉस जे हो गया, सॉरी जे क्रॉस जे हो गया। अगला है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे के प्लेन से बाहर है, प्लेस फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल थ्रू स्मॉलर एंगल टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो क्या डायरेक्शन आई? हाँ, डायरेक्शन आई कैप है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 1। तो ये हो गया आई कैप के बराबर। व्हाट इज के कैप डॉट के कैप बेटा? के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप वाज 0। वहीं के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप। अब के कैप प्लेन से बाहर, प्लेन से बाहर है, नहीं एक मिनट ना, हाँ के कैप क्रॉस आई कैप, हाँ के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप प्लेन से बाहर है, आई कैप राइट है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, so it is j cap. What is j cap cross i cap? जो i cap क्रॉस j cap है और j cap क्रॉस i cap है भाई, i cap क्रॉस j cap, i cap क्रॉस j cap ये आ रहा है, j cap क्रॉस i cap प्लेन के अंदर आएगा, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, आर दे बोथ वन एंड द सेम थिंग?
आर दे बोथ वन एंड द सेम थिंग? आई कैप क्रॉस जे कैप एंड जे कैप क्रॉस के जे कैप क्रॉस आई कैप? नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट क्या होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। are equal in magnitude, are equal in magnitude but opposite in sign. बेटा जल्दी बता दीजिए, आई क्रॉस जे के था, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के ना, और के क्रॉस आई वॉज जे, तो आई क्रॉस के इज व्हाट, माइनस जे। आया बच्चा क्या कुछ? ये वाला ना, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा स्टूडेंट्स को, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल गायब हो जाएगा कंफ्यूजन। कब माइनस आना है, कब प्लस आना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सीखेंगे। आई कैप जे कैप के कैप, तो घड़ी जैसे आई कैप को 12 पे रख दिया, जे कैप को 5 पे और के कैप को 8 पे, इस तरीके से। तो अगर आप आई से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज, तो आप जैसे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो आने वाला तो के है, पता है मुझे, बट प्लस के या माइनस के, वो ध्यान में रखना है। आई क्रॉस जे क्या आया था, प्लस के माइनस के, प्लस के। वहीं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या आया, माइनस के। आई क्रॉस जे आया प्लस के और जे क्रॉस आई माइनस के। तो जब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं देन इट विल गिव पॉजिटिव आंसर, लेकिन अगर आपने नेगेटिव मूव कर लिया तो दे विल गिव पॉजिटिव आंसर। हाँ, ओ सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यह आपको याद रखने में हेल्प करेगा, प्लस माइनस साइन खासकर। ये बात तो पता है कि दो के क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरा आ रहा है, आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट में के आ रहा है, के और जे के क्रॉस प्रोडक्ट में आई आएगा, और जे और के और आई, के और आई के क्रॉस प्रोडक्ट में जे आएगा। नहीं, कब प्लस कब माइनस। तो दिमाग में अगर एक इमेज बना लेंगे ऐसे, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस दिमाग में अगर इमेज बना लें ऐसे, आई जे के और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बोलिए बेटा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई क्रॉस जे प्लस के कैप, जे क्रॉस के प्लस आई कैप, के क्रॉस आई प्लस जे कैप। दिख रहा है क्या? वहीं जे क्रॉस आई माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। क्लियर है? याद रहेगा? ये ट्रिक हमको हेल्प करेगी गलतियां अवॉइड करने में। चलिए कंटिन्यू करेंगे।